नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सा ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना सरकार के द्वारा राजीव गांधी सिविल हस्तम परियोजना शुरू की गई है। ये राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम क्या है? तो ये जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, तो उनको प्री पास करने के बाद मेंस की तैयारी के लिए तेलंगाना सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। और ये प्रदान किसको किया जाएगा? तो जो SC ST हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? SC ST OBC, इसके साथ साथ महिला उम्मीदवार होंगे और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है EWS को भी इसमें शामिल किया जाएगा। कि ऐसे जो अभ्यर्थी होंगे जिनकी आय कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए, उनको प्रदान किया जाएगा। जो तेलंगाना के CM हैं, CM का नाम भी याद रखिएगा। तेलंगाना के CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी नाम है उनका। रेवंत रेड्डी नाम है उनका, इनको याद रखिएगा। रेवंत रेड्डी हैं। उन्होंने इस राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना की घोषणा की है। तो CM के साथ साथ गवर्नर को भी याद रखिएगा। इस समय कौन है? CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। राधाकृष्णन गवर्नर हैं। और तेलंगाना सरकार का जो गठन किया गया था तेलंगाना राज्य का, इसको भी बार बार पूछा जाता है। तो 2 जून 2014 को नया तेलंगाना राज्य बना था आंध्र प्रदेश से, इसको भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, निर्माण योजना चलाई गई थी। और निर्माण योजना के तहत भी प्री पास करने वाले IS जो सिविल सर्विस है, उसमें प्री पास करने वाले उम्मीदवारों को पुरस्कार के तौर पे 1 लाख रुपए दिया जाना तय किया गया। इस योजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्माण योजना और तेलंगाना सरकार के द्वारा राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की गई है सिविल सेवा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को। और ऐसे अभ्यर्थी जो प्री पास कर लेंगे, मेंस में जाएंगे, उनके लिए ये योजना है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा इंडिया केम 2024 लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा। इसकी जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के जो मंत्री हैं JP नड्डा के द्वारा ये लॉन्च किया गया। JP नड्डा के द्वारा ये इंडिया केम 2024 लॉन्च किया गया। इंडिया केम 2024 जो है, इसका आयोजन मुंबई में किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो अक्टूबर में किया जाएगा, 2024 में ही किया जाएगा, अक्टूबर माह में किया जाएगा। और यह 13वां संस्करण होगा। और इसका जो थीम होगा, थीम को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो थीम इसका है एडवांटेज भारत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे रसायन और पेट्रो रसायन। तो ये है इसका थीम वाक्य। एडवांटेज भारत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे रसायन और पेट्रो रसायन, इसका थीम है। और इसको कब लॉन्च किया जाएगा? मतलब इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा इसको। अभी हाल ही में जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय हैं, इसके द्वारा अपने कार्यों को दिखाने के लिए, अपने कार्यक्रमों को जाहिर करने के लिए एक पर्व शुरू किया गया, उसको याद रखिएगा। लोक संवर्धन पर्व शुरू किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा अपने उपलब्धियों को, अपने कार्यक्रमों को, अपनी योजनाओं को बताया जाएगा लोक संवर्धन पर्व के माध्यम से। हाल ही में कमला पुजारी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका सही आंसर है, वह एक
वह कृषि क्षेत्र से संबंधित थी और वे उड़ीसा के कोरापुट जिले की रहने वाली थी। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, कोरापुट जिले में हुआ था। और वो जैविक खेती के लिए और देसी चावलों के किस्म के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं और उनको 2019 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसे भी याद रखिएगा। पाइस सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है हर साल ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है कि जो पाई होता है ना, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर पाई का मान लिखते हैं 22/7, तो जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है 22 जुलाई को? तो देखिए यहाँ 22 जो है ये दिन को दर्शाता है, 22 तारीख को दर्शाता है और 7 क्या है? मंथ को दर्शाता है। तो इस तरह से 22 और 7 जुलाई यानी तो 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? पाइस सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर इसी का वैल्यू अगर डेसिमल में लिखा जाए तो होता है 3.14। तो ये 14 तारीख हो गया और 3 क्या हो गया? महीना, यानी 14 और तीसरा महीना मार्च होता है। तो 14 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है पाई दिवस मनाया जाता है। पाई दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पाइस सन्निकटन दिवस 22 जुलाई को, जबकि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई की खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। पाई की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। और पाई की जो गणना किया गया था आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। पाई क्या होता है? तो पाई जो होता है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। पाई क्या होता है? वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। जो पाई होता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 15 वर्षों में $100 मिलियन के निवेश और 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के साथ। हाल ही में जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। पीयूष गोयल हैं। ये स्विट्जरलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे और वहीं पे ये समझौता हुआ स्विट्जरलैंड के साथ कि 15 वर्षों में $100 मिलियन का निवेश और 1 मिलियन नौकरियों का लक्ष्य। तो स्विट्जरलैंड के साथ ये है समझौता। स्विट्जरलैंड की राजधानी को याद रखिएगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ की जो मुद्रा है वो फ्रैंक है, स्विस फ्रैंक कह सकते हैं, स्विस फ्रैंक है। हाल ही में पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा ये कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान हैं और इन्हीं के द्वारा विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का विमोचन किया गया है। जो विंग्स टू आवर होप किताब है, यह जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के पहले वर्ष के जो भाषणों का संकलन है, क्या है? पहले वर्ष के जो महत्वपूर्ण भाषण दिए गए उनके द्वारा भाषणों का संकलन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी दिन जिस दिन विंग्स टू आवर होप्स विमोचन किया गया, उसी दिन 3 और किताबों का विमोचन किया गया उसी समय, उनको भी याद रखिएगा। एक और किताब का नाम था आशाओं की उड़ान, आशाओं की उड़ान। जो अगली किताब थी कहानी राष्ट्रपति भवन की, कहानी राष्ट्रपति भवन की। और जो एक और किताब थी राष्ट्रपति भवन। 3-4 किताबों का उस दिन विमोचन किया गया। तो जो पहली किताब थी विंग्स टू आवर होप्स और आशाओं की उड़ान, इसमें तो राष्ट्रपति मुर्मू के जो भाषणों का संग्रह है इसमें संकलन किया गया है। जो कहानी राष्ट्रपति भवन की है ये बच्चों के लिए किताब है और राष्ट्रपति भवन जो है इस किताब में राष्ट्रपति भवन के इतिहास को बताया गया है। इन सभी किताबों का जो प्रकाशन किया गया है प्रकाशन विभाग के द्वारा किया गया है। प्रकाशन विभाग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, इसे याद रखिएगा।
हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेलारूस ने। बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति शुरू की है। यह जो घोषणा की गई है 19 जुलाई से प्रभावी है। 19 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गई है और ये कब तक रहेगी? तो 31 दिसंबर 2024 तक ये लागू रहेगी। तो कोई भी व्यक्ति जो 35 यूरोपीय देशों में से कोई भी व्यक्ति एक बार में 30 दिनों के लिए बेलारूस में प्रवेश कर सकता है बिना वीज़ा के। जो बेलारूस है इसकी राजधानी भी याद रखिएगा, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और यहाँ की जो मुद्रा है रूबल है, इसको भी याद रखिएगा, रूबल यहाँ की मुद्रा है। और जो बेलारूस है एक यूरोपीय देश है, यूरोप का एक देश है, इसको भी याद रखिए। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोलकाता में किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? कोलकाता में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जो हैं किशन रेड्डी के द्वारा किया गया। किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये किशन रेड्डी कौन है? तो ये केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र है ये इसका उद्देश्य क्या है? तो ये भारत में भूस्खलन के खतरों को कम करना इसका उद्देश्य है और भूस्खलन प्रभावित सभी राज्यों के लिए प्रारंभिक चेतावनी बुलेटिन जारी करना है और 2030 तक देश भर में क्षेत्रीय भूस्खलन प्रणाली को लागू करना है। तो इसे भी याद रखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को आपराधिक मुकदमे से उन्मुक्ति देने वाले संवैधानिक प्रावधान की जांच के संबंध में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को आपराधिक मुकदमों से उन्मुक्ति देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 361 में कहा गया है कि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति या राज्यपाल जो आपराधिक अभियोजन होता है, आपराधिक अभियोजन से उन्मुक्ति दी गई है। आपराधिक अभियोजन से राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को मुक्ति दी गई है और इसमें कहा गया है कि जो पद पे अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल हैं तो उन्हें अदालत, किसी भी अदालत में के आदेश पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पे रहते हुए अदालत के आदेश पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता है। एक तरह से जो 361 है ये अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार है, उसका ये अपवाद है। अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 14 का अपवाद कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पे महाभियोग की बात की गई है, महाभियोग की बात की गई है अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल। और अनुच्छेद 161 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति की बात की गई है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात की गई है, क्षमादान की शक्ति का बात किया गया है अनुच्छेद 161 में। ठीक है। हाल ही में किस राज्य उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा वांछित और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम कोटा में प्रवेश देने से निजी स्कूलों को छूट देने के निर्णय को रद्द कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो राज्य सरकार का यह निर्णय है, यह शिक्षा के अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है और अनुच्छेद जो 21 क है इसका उल्लंघन करता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 21 क का भी उल्लंघन करता है। जो
21 क है, इसको संविधान के संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21 क को शामिल किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राइट टू एजुकेशन है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, जिसको राइट टू एजुकेशन कहा जाता है, 2009, ये इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया इसके तहत। और इसमें एक प्रावधान और लागू किया गया, इसमें कहा गया कि जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल जो वंचित वर्ग के छात्र हैं या बच्चे हैं, वंचित वर्गों के बच्चे, वंचित वर्गों के जो बच्चे हैं, उनके लिए 25% आरक्षित जो सीटें हैं आरक्षित करने का प्रावधान किया गया। तो राइट टू एजुकेशन में क्या है, पहला कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। और दूसरी बात, जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 25% सीटें रिजर्व कर दी गई, किसके लिए, वंचित वर्गों के बच्चों के लिए। तो निजी प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटें रिजर्व हैं, वंचित वर्गों के लिए 25% सीटें रिजर्व की गई हैं राइट टू एजुकेशन 2009 के द्वारा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।